नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सीएम कौन में आपका स्वागत है। यह हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम लगातार जो पांचों राज्यों जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको ट्रैक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आंकड़ों के बहाने कि दरअसल इनका इतिहास क्या रहा, इनकी विरासत क्या रही है, कौन कौन से राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। हमने अभी तक उत्तर प्रदेश का किया, उसके बाद उत्तराखंड का किया, पिछले हफ्ते हमने पंजाब के मालवा रीजन का अध्ययन किया और अब हम आ गए हैं माझा और दोआब रीजन का। दोनों छोटी छोटी जगह है, इसलिए हमने दोनों को जोड़ के एक कर दिया है और आज हम दरअसल पंजाब पूरी तरीके से वाइंड अप कर देंगे और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पंजाब में किस पार्टी की बढ़त इस वक्त लग रही है। लोग हालांकि यह कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जोरदार टक्कर है। टक्कर वाकई में जोरदार है या जोरदार नहीं है, ये हम कार्तिक बत्रा से जानने की कोशिश करेंगे। तो कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताएं कि दरअसल ये जो माझा और दोआब का रीजन है, ये पंजाब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितनी सीटें हैं, कितने जिले इसमें आते हैं और इनका डेमोग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जी, तो 117 सीटें हमने पिछली बार बताई थी पंजाब में है, उनमें से तकरीबन 69 सीटों का आकलन हम कर चुके हैं मालवा इलाके में। तो बची जो 48 सीटें वो दोआब और माझा में बच जाती हैं। तकरीबन सेम सीटें हैं, दोआब में 23 सीटें हैं, माझा में 25 सीटें हैं। आपस में ये दोनों जो इलाके हैं इनमें 8 जिले आते हैं। तो अगर आप पंजाब का मैप बनाएं तो माझा वो वाला इलाका है जो नॉर्थ वेस्टर्न, जो कि मतलब सीमा से लगता है पाकिस्तान से, और जो दोआब का इलाका है वो नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब जो उत्तर पूर्वी इलाका है वो दोआब का इलाका है। माझा में जो जिले आते हैं वो तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, और दोआब के जो जिले हैं वो होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर। तो अगर हम अब जैसे कि हम डेमोग्राफिक्स करते आ रहे हैं, और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हम ये नहीं कह रहे कि वोट केवल डेमोग्राफिक्स के हिसाब से पड़ते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक्स समझना जरूरी है वोटिंग पैटर्न्स को समझने के लिए, क्योंकि मुद्दे भी कई बार डेमोग्राफिक्स के हिसाब से तय होते हैं। तो दोआब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है आशुतोष जी, क्योंकि ये तीनों इलाकों में से वो इलाका है जहां पर हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। तो अगर हम देखें तो माझा और मालवा में 30 से 35% हिंदू वोट है, हिंदू पॉपुलेशन है। ये आंकड़ा दोआब में आके 60% हो जाता है। साथ ही साथ दोआब वो इलाका है जहां शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो तकरीबन 37.5% है, और ये आंकड़ा माझा और मालवा में 29 से 31% के बीच में है। तो दोआब हाई हिंदू कंसंट्रेशन और हाई शेड्यूल्ड कास्ट कंसंट्रेशन। अब हम माझा की तरफ चलते हैं। माझा को बोलते हैं पंथिक बेल्ट, जो पंथ से रिलेटेड जो पॉपुलेशन है वो माझा में पाई जाती है, और कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल माझा में इसीलिए अच्छा करते आए हैं हिस्टोरिकली। अब हम आगे देखेंगे कि अगर तीनों इलाकों में, एक अंग्रेजी में टर्म है अकिलीज हील, सबसे वीक स्पॉट अगर आम आदमी पार्टी का रहा है पिछले कुछ सालों में, तो वो माझा ही रहा है। अगर हम आर्थिक इंडिकेटर्स पे देखें तो माझा तीनों इलाकों में सबसे नीचे आएगा, दोआब उससे काफी बेहतर करता है। और माझा की पॉलिटिकल रेलेवेंस आप इस बात से समझ सकते हैं आशुतोष जी कि इस समय कांग्रेस के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सोनी साहब और रंधावा साहब, ये दोनों माझा से आते हैं, और सिद्धू साहब जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी माझा से आते हैं। तो ये मोटा मोटा आकलन है इन 2 इलाकों का। और जैसा कि आपने कहा छोटे इलाके हैं, इस वजह से हम इनको क्लब कर रहे हैं। एक और बात आखिरी, कि 17 में जो बेअदबी हुई थी, हालांकि वो इंसिडेंट्स मालवा में हुए थे, लेकिन उनका कॉन्सिक्वेंस शिरोमणि अकाली दल को पंथिक बेल्ट, जो कि मैंने कहा माझा, उसमें फेस करना पड़ा था, और उसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिला था। बिल्कुल। अब जरा हमारे दर्शकों को कार्तिक ये बताएं कि जो 2012 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जबकि उस बार अकाली दल की सरकार बनी थी, पहली बार पंजाब के इतिहास में ऐसा हुआ था कि जब लगातार 2 बार एक ही पार्टी की सरकार बनी, और 2017 जो पिछला विधानसभा हुआ, इन दोनों में फर्क क्या था? 2012 में क्यों अकाली दल जो है उसकी सरकार बन पाई, और 2017 में आम आदमी पार्टी एक बड़े फिनोमिनन के तौर पर उभरी लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। तो दोनों विधानसभा के चुनाव में आंकड़ों की दृष्टि से क्या फर्क दिखाई पड़ता है?
अगर मैं इन दोनों आंकड़ों को, इन दोनों एरियाज को समराइज करूं तो माझा इज वेयर आम आदमी पार्टी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई थी। कहीं ना कहीं माझा में उन्हें बहुत सेटबैक हुआ था। मालवा में परफॉर्मेंस उनकी ठीक ठाक थी, लेकिन माझा में वो अच्छा नहीं कर पाए थे। तो 17 में ये हेडलाइन है मेरे हिसाब से। दोआब में जो मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं कि जो दलित वोट है, बीएसपी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, क्योंकि बीएसपी का प्रेजेंस पंजाब में ठीक ठाक रहा है हिस्टोरिकली। तो आम आदमी पार्टी के आने के बाद उनका जो वोट शेयर है वो काफी श्रिंक होता है, लेकिन वो फिर 19 में रिकवर भी हो जाता है। तो ये दो ब्रॉड हाइलाइट्स हैं। अब अगर हम एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 12 में माझा इलाके में कांग्रेस की 9 सीटें आती हैं और एनडीए की 16 सीटें आती हैं जी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हालांकि 12 में अगर आप देखें तो मालवा इलाके में अच्छा करती है। उनको उस समय कहा जाता था कि डेरा का भी सपोर्ट मिल जाता है मालवा में। तो माझा में आकर शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस के ऊपर लीड ले लेती। अगर हम वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 6 परसेंटेज पॉइंट का फर्क है कि अगर एनडीए 47% पे रहती है तो कांग्रेस 41% पे। यहां पर जो बसपा का वोट शेयर है वो ज्यादा कुछ खास नहीं रहता, अन्य के खातों में 10.5% वोट जाता है, लेकिन कोई सीटें नहीं आती। 17 में यह स्थिति बिल्कुल पलट जाती है, जैसे कि आपको मैंने कहा कि माझा में जो बेअदबी हुई थी और काफी सारी और भी कारण थे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उसकी वजह से कांग्रेस इस एरिया को स्वीप कर जाती है, 22 सीटें लाती है 25 में से, और एनडीए 3। आम आदमी पार्टी इस इलाके में एक भी सीट नहीं ला पाती। वोट शेयर के अनुसार 46% वोट कांग्रेस लाती है, 35% वोट एनडीए लाती है और आम आदमी पार्टी के पास केवल 14% वोट रहता है। ये बहुत कम है अगर हम मालवा और दोआबा से कंपेयर करें कि आम आदमी पार्टी जब एंटर करती है फ्रेम में तो वो कितना वोट शेयर लेके आती है, वो उसके कंपैरिजन में माझा की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। अब अगर हम दोआब की बात करें तो 2012 में आंकड़ा रहता है कांग्रेस 6 और एनडीए 16, तो एनडीए यहां पर भी आगे निकल जाती है कांग्रेस से। 17 में लेकिन फिर से कांग्रेस स्वीप कर रही है, तो बेसिकली 17 में आके कांग्रेस दोनों माझा और दोआबा में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करती है कि अगर माझा में 25 में से 22 सीटें लेके आती है तो दोआबा में 23 में से 15 सीटें लेके आती है। काफी अच्छा स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का 17 में दोनों इलाकों में। अब अगर हम बात करें 14 और हम वोट शेयर की बात कर लेते हैं कि वोट शेयर 12 में कांग्रेस का रहता है 37%, एनडीए का 41%। 17 में आके अब मैं, जैसा कि आपको मैंने कहा, यहां पर आम आदमी पार्टी एक अच्छा डेब्यू करती है कि एंटर करते ही वो दोनों ही पार्टियों से, इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूंगा दोनों, वो शिरोमणि अकाली दल और बसपा का वोट अट्रैक्ट करती है। कांग्रेस का वोट शेयर 17 में 37% ही रहता है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि 23% हो जाता है, तो शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर 41 से 30.5 पे आ जाता है। और बसपा जो 2012 में 12% वोट लाती है, वो 17 में केवल 5% पर रुक जाती है। तो ये आकलन है 12 और 17 का। अब हमारे पास 14 और 19 के भी आंकड़े हैं अगर आप चर्चा करना चाहें, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल लंबा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार आम आदमी पार्टी 2014 में एंटर करती है और उसको 4 लोकसभा की सीटें मिलती हैं, लेकिन इन दोनों इलाकों में, माझा और दोआब के इलाके में, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। ये उनकी आम आदमी पार्टी की कमजोरी मानी जाती है कि माझा और दोआब में वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, मालवा में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर आज के चुनाव का अगर हमें आकलन करना होगा तो आम आदमी पार्टी तभी बेहतर करेगी जब माझा और दोआब में 2022 के विधानसभा के चुनाव में वो बेहतर परफॉर्मेंस करे। तो एक बार हमारे दर्शकों को जरा बता दें कि 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें क्या स्थिति थी, खासतौर 2019। और मैं ये कहूंगा कि चूंकि दोनों के ग्राफिक्स हमने साथ साथ लिए हैं, तो एक बार माझा दोआब एक साथ एक्सप्लेन कर दे, फिर 2019 का भी एक साथ एक्सप्लेन कर दे। समझ, ठीक है। तो 14 में माझा में कांग्रेस की 7 लीड रहती हैं और एनडीए की 16। और माफ कीजिएगा, माझा में कांग्रेस की 7 लीड रहती हैं, हाँ जी, और एनडीए की 18। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी बिल्कुल कुछ नहीं, अपना खाता भी नहीं खोल पाती लीड्स के हिसाब से। दोआबा में 14 में कांग्रेस की लीड रहती हैं 13, एनडीए की 8। और आप यहाँ पर एक एंट्री तो मारती है लेकिन केवल 2 लीड्स ला पाती है। अगर हम वोट शेयर के हिसाब से देखें तो माझा में 2014 में कांग्रेस 39% और एनडीए 43% के आसपास। आपका वोट शेयर 12 साढ़े 12 है, लेकिन इट इज नॉट इवन क्लोज, ये कहीं ना कहीं आधा है
कंपेयर टू मालवा और दोआबा, क्योंकि दोआबा में अगर आप देखें 2014 में इनका वोट शेयर 24% चला जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों कांग्रेस 34% और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का वोट शेयर 32% रह जाता है। 19 में आके ये स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए आशुतोष जी दोनों ही जगहों पर बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि हम एक ही सीट जीतती है आम आदमी पार्टी और वो मालवा से आती है, वो भगवंत मान सीट जीतते हैं। तो ये डेटा मुझे बहुत चौंकाता नहीं है, क्योंकि इस समय तक आते आते आम आदमी पार्टी का जो कैडर भी है मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां इंटरनल, हमने ये बात पिछली बार भी की थी कि इंटरनल इंस्टेबिलिटी हो जाती है पंजाब की यूनिट में। तो 19 में आते आते आप देखेंगे कि दोआबा में बसपा का वोट शेयर वापस चढ़ जाता है, 17.5% हो जाता है। आम आदमी पार्टी केवल 3%, एनडीए 37% और कांग्रेस भी 37%। तो नेक एंड नेक है दोआबा में। माझा में कांग्रेस की काफी अच्छी लीड रहती है 46% के साथ, एनडीए 41% और आम आदमी पार्टी केवल 2%। तो 19 तो डिजास्टर होता है आम आदमी पार्टी के लिए, और कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। अगर हम 14 की बात करें तो 14 में आम आदमी पार्टी माझा में अपना डेब्यू तो करती है, लेकिन दोआब और मालवा के कंपैरिजन में वो डेब्यू इतना इंप्रेसिव नहीं होता। लेकिन फिर भी क्रेडिट देना चाहिए उनको कि पहले ही इलेक्शन में अपने वो इस इलाके में 12% वोट शेयर ले आते हैं। कार्तिक, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें। पहली बात यह कि 2017 में जो दोआब और माझा का इलाका है वहां 48 सीटों में सिर्फ 2 सीट पर आम आदमी पार्टी लीड ले पाती, यानी पूरी तरीके से वॉश आउट। बिल्कुल। अब यही स्थिति अगर आप 2019 में देखें विधान लोकसभा के चुनाव में, तो माझा एरिया में 2% वोट और दोआब में 3% वोट, और 48 में से फिर भी इनका खाता नहीं खुलता है। अगर यह स्थिति है तो क्या 2022 में आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहतर दिखाई पड़ रही है? और अगर यही परफॉर्मेंस 2017-2019 का रहा, फिर तो इनकी सरकार बनती हुई नहीं दिखाई पड़ती मुझे। बिल्कुल। अगर दोआबा और माझा में आप 2-3 सीटें लाएंगे तो आप मालवा में कितना भी अच्छा कर लें, आपके लिए सिचुएशन अच्छी नहीं। क्योंकि कारण देखिए एक और, कि अब जब कांग्रेस के पास एक दलित मुख्यमंत्री है तो दोआबा में उनकी अपील कुछ सेक्शंस में बढ़ जाती है। तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि वो वहां पे अपना कंसोलिडेशन करे। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार हिंदू दलित समाज में डिविजन है, उस समय सिख दलित समाज में भी डिविजन हैं। तो रविदासिया हैं, रामदासिया हैं, मजहबी सिख हैं। तो क्या चन्नी साहब के और जो सबकास्ट हैं वो चन्नी साहब को सपोर्ट करेंगे एज अ दलित, या उनको सबकास्ट के साथ देखेंगे? ये इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन कांग्रेस के पास दोआबा में सोशल आइडेंटिटी का एक एडवांटेज रहेगा, क्योंकि ये बात आप देखिए कि आम आदमी पार्टी माझा पर फोकस कर रही है। मैं स्टेटमेंट्स देख रहा हूं कि वो माझा में अच्छा करेंगे, उनके कुछ नए इंडक्शंस भी हुए हैं, कुछ कांग्रेस के लीडर भी गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि वो दोआबा और माझा में परफॉर्मेंस 19 के बनिस्बत अच्छी करें। कुछ समय पहले मैंने ये भी सुना कि शिरोमणि अकाली दल, जिसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो अब पंथिक बेल्ट में वापस कहीं ना कहीं अपनी एक पकड़ बना रही है। अब ये कितना सही साबित होता है ये डिपेंड करेगा। जिस प्रकार इस समय समीकरण बन रहे हैं आशुतोष जी, जितना अच्छा शिरोमणि अकाली दल करेगी जट सिखों के बीच, उतना कांग्रेस को फायदा होगा एट द एक्सपेंस ऑफ द आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है, क्या ये जो गैप है, क्योंकि अगर आप 2017 का भी आंकड़ा देखें, 2019 का भी आंकड़ा देखें, तो अकाली बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 35% के ऊपर दिखाई पड़ता है साफ तौर पे। जी, जी। और आम आदमी पार्टी माझा में 14%, दोआब में सिर्फ 24%। तो इन दोनों जगहों पे अकाली दल बहुत मजबूत स्थिति में दोनों विधानसभा लोकसभा के चुनाव में थी। तो क्या इस बार आपको लगता है कि अकाली दल इतना खराब परफॉर्मेंस करेगी? और अगर आम आदमी पार्टी अगर बेहतर करेगी तो वोट किसका लेके जाएगी? वो कांग्रेस का वोट लेके जाएगी या फिर अकाली बीजेपी का वोट लेके जाएगी? क्योंकि इस बार बीजेपी साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात वो अकाली का वोट लेके जाएगी। मैं वही कह रहा था कि अकाली दल का परफॉर्मेंस हम जो देख रहे हैं वो कॉम्बिनेशन विद बीजेपी देख रहे हैं। तो इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। तो बीजेपी के जाने से अकाली दल को कितना नुकसान होता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी कितना डेंट करती है, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मैं आपका जो ये काफी लोडेड सवाल है, इसको आंसर करने के लिए एक तरीका, एक सुझाव देता हूं कि इसको ऐसे सोचें कि पंजाब की जनसंख्या को आप ऐसे मान लें कि 3 बड़े बड़े ग्रुप हैं।
एक जट सिख जो तकरीबन 30% के आसपास, एक हो गया दलित पॉपुलेशन 32%, दलित में हिंदू दलित भी, सिख दलित भी, और जो बाकी पॉपुलेशन रह गई कि जो अपर कास्ट हिंदू हो गए या ओबीसी सिख हो गए या हिंदू ओबीसी हो गए, वो तकरीबन 38 से 40% हो गए। तो इनिशियली जब चन्नी साहब आए थे तो एक सर्वे कराया था द प्रिंट ने प्रश्नम के साथ, उनके अनुसार अक्रॉस सोशल ग्रुप्स, चाहे जट सिख हो, चाहे दलित सिख हो, चाहे हिंदू दलित हो, चन्नी साहब का जो डिसीजन था बनाने का मुख्यमंत्री, उसको काफी अच्छी एंडोर्समेंट मिली थी। लेकिन आज की तारीख में थोड़ी सी काउंटर पोलराइजेशन नजर आती है। ये जो ओपिनियन पोल आया है सी वोटर का, जिसमें आप आदमी पार्टी को एक एज है, वो जीत नहीं रहे हैं, वो स्वीप नहीं कर रहे हैं, एक हंग असेंबली प्रिडिक्ट हो रही है जिसमें आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ खास पीछे नहीं है। तो उसका जो कारण बताया जा रहा है कि एक काउंटर पोलराइजेशन हुई है जट सिख के बीच में, और उसमें जट सिख में केवल काउंटर पोलराइजेशन सोशल आइडेंटिटी को लेकर नहीं है, बट एक एंटी इनकम्बेंसी भी है कि जो हमें वादे किए गए वो पूरे हुए क्या, जो करप्शन है, जो माफिया है, जो बेअदबी के किस्से हुए थे, जो इंसिडेंट हुए थे, उसको लेके क्या कार्रवाई की गई। तो ये जट सिख वोट अब आम आदमी पार्टी की तरफ ग्रेविटेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का भी नेचुरल वोट बैंक जट सिख है। अगर मैं आप हिस्टोरिकली आपको लेके जाऊं तो ट्रेडिशनली 50 से 60% जट सिख वोट शिरोमणि अकाली दल को रहा है आम आदमी पार्टी के सीन में घुसने से पहले, जबकि कांग्रेस के पास केवल 20 से 30% जट सिख वोट रहा है। तो अब अगर जट सिख वोट वापस कुछ ग्रेविटेट हो रहा है कांग्रेस से आपकी तरफ, बीच में अगर शिरोमणि अकाली दल सेंध मारता है तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा, ये मेरा आकलन है। क्योंकि कांग्रेस बाकी सोशल ग्रुप्स में, चाहे वो हिंदू दलित हो, चाहे वो नॉन दलित हिंदू हो, चाहे वो दलित सिख हो, हिस्टोरिकली कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी से आगे रही है इन सब ग्रुप्स में। जब आम आदमी पार्टी ने डेब्यू किया 14-17 में, तो उन्होंने जट सिख वोट अट्रैक्ट किया और एक काफी अच्छी मात्रा में दलित वोट अट्रैक्ट किया। अब दलित की गोलबंदी तो कांग्रेस ने कर ली है चन्नी साहब के थ्रू किसी तरीके से, लेकिन जट सिख वोट को लेकर एक तो एंटी इनकम्बेंसी मैंने आपको बताया, एक और जो मुद्दा है कि कांग्रेस के अंदर भी जो जट सिख फेस था कैप्टन अमरिंदर सिंह का, वो अब नहीं है। और जो दूसरा बड़ा फेस है सिद्धू साहब का, वो हमें पता है कि उनकी क्या इंटरनल एक इशू चल रहा है। कांग्रेस अगर स्ट्रेटेजाइज करके हिंदू वोट को अपनी तरफ ले आती है, जो नॉन दलित हिंदू वोट है, तो भी ये जो जट सिख का माइग्रेशन कांग्रेस की तरफ से वापस उल्टा, या जो वोट जा रहा है उनके पास से, वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी उनका जो फेस सुनील जाखड़ साहब हैं, वो भी सेम पेज पे नहीं दिख रहे हैं। तो अगर कांग्रेस के ये 3 लीडर्स साथ में आ जाते हैं तो ये सोशल कोएलिशन स्ट्रांग इनफ है कि कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाए। ठीक है, ये आपको ये साफ साफ आंकड़ों के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई स्पेक्युलेशन नहीं है। ये अगर आप ओपिनियन पोल देखें और अगर आप पुराने पोस्ट पोल सर्वेस देखें तो समझ में आ जाएगा कि इन तीनों का सेम पेज पर होना कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक। तो गुगली कौन जीत रहा? गुगली आप शरीफ बाजी को फेंकिए। नहीं आशुतोष जी, ये देखिए, चुनाव जैसा कि ट्रैकर बताता है सी वोटर का, ये चुनाव आम आदमी पार्टी के पास था कुछ समय पहले तक, लेकिन चन्नी साहब ने इसको कहीं ना कहीं टर्न अराउंड किया है। मैं अभी भी मानता हूं कि उत्तराखंड और पंजाब दोनों कांग्रेस जीत सकती है अगर वो अपने कार्ड्स ठीक से खेले। और यही प्रॉब्लम है जब आपकी सेंट्रल लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो रीजनल स्ट्रांग लीडर्स को टेम कर पाए या उनको कंट्रोल कर पाए। तो ऐसे इंटरनल रिफ्ट जब आते हैं तो उससे पार्टी को डेंट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल लीडरशिप सही टाइम पर इंटरवीन, क्योंकि देखिए चन्नी साहब को लाने का फैसला एक मास्टर स्ट्रोक प्रूफ हो रहा है और ये कांग्रेस को आगे जाकर भी डिविडेंड्स दे सकता है, लेकिन ये बहुत अहम टाइमिंग है अब कि इस मौके को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। व्हाट अबाउट केजरीवाल फैक्टर? डिपेंड करेगा कि अभी अगर सीएम फेस का प्रोजेक्शन जब आएगा, क्योंकि देखिए केजरीवाल साहब ने भी कहीं ना कहीं 1 हफ्ते का जो टाइम मांगा है, तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि कांग्रेस के अंदर सिचुएशन कैसी बन रही है, शायद वो उसको आंक रहे हैं, शायद अभी भी वो अंदर डेलिब्रेशन चल रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं
कि अगर सिद्धू साहब नाराज हो गए तो हो सकता है वही कैंडिडेट बन जाए। तो बहुत स्पेकुलेशन चल रही है और मैं यही कह रहा हूं कि अगर ऐसी स्पेकुलेशन चल रही है तो इसका मतलब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी बाजी है जो मिस करी है, क्योंकि अगर वो एक टाइट हाउस चलाकर अभी ये इलेक्शन लड़ रहे होते, ठीक है, अगर वो सेम पेज पे होते तो वो मुझे लगता है काफी अच्छी लीड में होते, क्योंकि उनके पास सोशल आइडेंटिटी भी है, उनके पास क्रेडिबिलिटी भी है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी पर अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि पंजाब में कहीं ना कहीं मैं जो देख रहा हूं पोल्स में कि एक डिसअपॉइंटमेंट है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फॉर्मेशन उन्होंने भी कुछ खास दिया नहीं। ठीक है। तो आम आदमी पार्टी की एंट्री इसलिए हो पा रही है। आम आदमी पार्टी का सीएम फेस, कांग्रेस का सीएम फेस, कांग्रेस के इंटरनल रिफ्ट मैनेजमेंट, इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा अब कि चुनाव कहां जाता है। चलिए कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। अगले हफ्ते हम उम्मीद करते हैं आपके साथ गोवा पे बातचीत करेंगे और गोवा की 40 सीटें हैं, एक साथ ही गोवा को हम निपटाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।